यूट्यूब चैनल मनीषाज बायोकेम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे टॉपिक फंक्शनल ग्रुप विच इज द सब टॉपिक ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका नोमेनक्लेचर यानी बेसिक नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। और अब एक नया टॉपिक आज हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट फंक्शनल ग्रुप। व्हाट आर दिस फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं और उस हाइड्रोकार्बन की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी को वही कंट्रोल करते हैं। हमने जो हाइड्रोकार्बन का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन बने हुए रहते हैं बहुत सारे कार्बन, अब या बहुत सारे कार्बन या एक कार्बन, कार्बन की संख्या एक भी हो सकती है एंड कार्बन की संख्या मिलियंस एंड बिलियंस भी हो सकती है। लेकिन किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन एटम्स जुटे रहते हैं वे आपस में बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन कार्बन मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। क्लियर? और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करता है? हाइड्रोजन। यानी एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने वाला होता है हाइड्रोजन। यानी इन सारी जगहों पे हाइड्रोजन मौजूद रहते हैं। बट हर समय ऐसा जरूरी नहीं होता है, कभी कभी हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ अदर एलिमेंट्स इन ट्रेसेस अमाउंट मौजूद रहते हैं हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और या तो वो एक एटम के फॉर्म में अटैच रहते हैं उससे या ग्रुप ऑफ एटम्स के फॉर्म में अटैच रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज क्लोरीन। एक क्लोरीन के एटम ने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद को उसने अटैच कर लिया। जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है, अब आप तो कितना समझ रहे होंगे कि सभी जगह हाइड्रोजन मौजूद है, बट यहाँ पर एक क्लोरीन के एटम ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया और वहाँ पर वो खुद अटैच हो गया। ये है वन एटम एंड दिस क्लोरीन एटम रेगुलेट और शो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट्स व्हाई हियर क्लोरीन इज अ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? यहाँ तो एक एटम का मैंने एग्जाम्पल लिया, अब मैं ग्रुप ऑफ एटम्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ। लेट अस सपोज क्लोरीन की जगह यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप, ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें एक ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो ये अटैच हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इस समय यानी कि जब ये हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप अटैच्ड हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन से, तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एंड ये इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए यहाँ जो इसके पहले मैंने क्लोरीन लिया था या जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, वो दोनों यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। वंस अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप: एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच अटैच्ड टू hydrocarbon chain or organic compound and regulate its chemical property is known as functional group. I think अब आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप हम किसे कहते हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बट कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है, तो एक एक कर इन सारे फंक्शनल ग्रुप को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। साथ में उसका क्या, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं और उसके नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स। बेसिकली इससे जो क्वेश्चंस आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कुछ
सिंबल्स दे दिए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। या जैसा मैंने लास्ट 2 वीडियोस में आप लोगों को नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर बताया था, तो उस तरह से इसका भी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर बनाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। मैंने जो भी नोट्स दिया है आप लोगों को, उस नोट्स में मैंने एक पेज पर एक टेबल बनाया है और उसी टेबल में सारे के सारे फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड कर दिया है। यदि आप उस टेबल को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सारे फंक्शन ग्रुप के एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके सारे फंक्शन ग्रुप का डिस्कशन। मैं इसे इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होना। फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, बेटा इसमें कुछ याद करना होगा आप लोगों को, ठीक है। हर समय कोई ट्रिक्स नहीं आता है, केमिस्ट्री में बहुत कुछ याद भी करना पड़ता है, बहुत कुछ अप्लाई भी करना पड़ता है। तो इसमें भी आप लोगों को कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे किस फंक्शनल ग्रुप में उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका प्रीफिक्स या सफिक्स जो होगा उसे कैसे लगाएंगे। देन अगर आप इतना याद कर लेते हो तो नोमेनक्लेचर फिर आपका आसान हो जाएगा। याद करना है थोड़ा, अप्लाई करना है ज़्यादा। चलिए मैंने जो टेबल अपने नोट्स में भी डाला है और मैंने यहाँ पर भी एक टेबल बनाया है ताकि आप लोगों का आसानी से क्लियरिफाई हो जाए सारा टॉपिक। तो फंक्शनल ग्रुप, तो इधर मैं लिखूंगी जितने भी फंक्शन ग्रुप्स आएंगे वो सारे। नेक्स्ट मैं लिखूंगी कि उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये सिंबल दे देगा और वो पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है। देन फिर IUPAC नेम लिखने के लिए उसमें कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग के लिए हम लोगों ने एन, इन एंड वाइन सफिक्स यूज किया था, उसी प्रकार से फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सबके लिए अलग अलग कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस लगा हुआ है, वो आपको याद करना है। और यहाँ पे मैं 2 या 3 एग्जांपल्स के द्वारा सबका नोमेनक्लेचर बताऊंगी। तो हमारा पहला फंक्शन ग्रुप है हैलोजन। हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 4 आप लोगों को इम्पॉर्टेंट हैलोजन्स के बारे में पढ़ना है। हैलोजन पहला फंक्शन ग्रुप है और यहाँ मैंने लिखा है एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन का चेन तो बहुत लंबा हो सकता है, उसमें 1 कार्बन भी हो सकते हैं, उसमें 100 कार्बन भी हो सकते हैं, उसमें मिलियंस एंड बिलियंस कार्बन भी हो सकते हैं। तो ये जो हैलोजन ग्रुप रहेगा यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जो चारों हैलोजन्स रहेंगे उसमें से कोई भी एक या चारों जो भी मौजूद हो, ठीक है, वो कहीं भी मौजूद रह सकते हैं। यानी कि वो कार्बन नंबर 1 से भी अटैच हो सकते हैं, लास्ट कार्बन से भी अटैच हो सकते हैं, मिडिल में किसी भी कार्बन से अटैच हो सकते हैं। तो वैसे जो भी फंक्शन ग्रुप हमारा होगा वो हो जाएगा हैलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? तो एनीवेयर का आप मतलब समझ गए। नाउ सेकंड वन है रिप्रेजेंटेड एज। इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में? तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है R-X। मेरी हर शब्द को सुनिएगा, आप लोग फिर क्वेश्चंस बाद में पूछने लगते हैं मैम माइनस था क्या? नो, माइनस नहीं है, यहाँ पर ये बॉन्ड को शो कर रहा है R-X। इट मीन्स R एंड X आपस में बॉन्डेड है। और यहाँ R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन चेन। अब ये हाइड्रोकार्बन चेन 1 कार्बन का भी हो सकता है यानी मीथ भी हो सकता है, 3 कार्बन प्रोप भी हो सकता है, ईथ भी हो सकता है, यानी इसमें 1 कार्बन 2 3 4 5 6 100 मिलियंस बिलियंस कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो R कहीं भी लिखा रहे इसका मतलब कि वो हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हाइड्रोकार्बन चेन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। इट मीन्स चेन कितना लंबा है, इसी के द्वारा ये पता चलता है कि वो जो हाइड्रोकार्बन है वो गैसियस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है।
तो अब समझ में आ गया। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, R-X। R यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोकार्बन चेन। क्लियर, सभी में R लिखा रहेगा, इट मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन। अब ये चेन की संख्या यानी लंबाई कितनी है, इट डजेंट मैटर। यहाँ X रिप्रेजेंट करता है सारे हैलोजेंस को। अब ये हैलोजेंस में मेन 4 हैलोजेंस आप लोगों को पढ़ने हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 4 हैलोजेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R-X। अब आती है बारी IUPAC नेम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। IUPAC नेम के लिए हम लोग यहाँ पर यदि हैलोजेंस वहाँ इंक्लूडेड रहेगा तो हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे हेलो। क्लियर, यहाँ हम लोग लगाएंगे प्रीफिक्स हेलो। तो इतना चीज आप लोगों को दिमाग में रखना होगा, यानी इसे याद करना होगा। याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लीजिए और लिख लिख के रटने लगिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा नॉमेनक्लेचर आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग क्या करते हो, एक फार्मूला के आधार पर बहुत सारे मैथ्स आप लोग सॉल्व करते हो, तो फार्मूला आप लोगों के दिमाग में फिट बैठ जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये एक फार्मूला है और इसके आधार पर आप बहुत सारे नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस कीजिए जो आपके बुक्स में है। बहुत सारा नोमेनक्लेचर आप खुद से बनाइए, अब सिंपल वे वाला जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, और मैं बहुत सारा तो प्रैक्टिस करने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी। क्लियर, तो आप इतने सारे प्रैक्टिसेस करोगे तो फिर आपका सारा कुछ क्लियरिफाई होगा ना। अब आती है बारी कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स इट मीन्स कि यहाँ पे IUPAC नेम हम लोग कैसे लिखेंगे। क्लियर, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। CH3, CH2, CH2, Cl। अब आप लोग यहाँ पे CH3, CH2, CH2 इतना तो समझ रहे होंगे। चलिए मैं इसे और एलेबोरेट कर रही हूँ, मैं एक ही को एलेबोरेट करूँगी। CH3, CH2, CH2 एंड Cl। कभी भी जो भी फंक्शन ग्रुप रहेगा वो हमेशा कार्बन से ही अटैच्ड रहेगा। क्लियर, वो हमेशा कार्बन से ही अटैच्ड रहेगा ना। तो ये क्लोरीन, अब इस स्ट्रक्चर को देख करके अगर ये क्लोरीन मैं कवर अप कर लूँ, ये क्लोरीन ना रहे, ठीक है, तब तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, यदि इस क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन रहता तो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉप। क्लियर, एंड सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सफिक्स ए। बट इस पूरी स्ट्रक्चर को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ क्लोरीन अटैच है, और क्लोरीन को देखते ही हम लोग तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। यू हैव टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ ये है क्लोरीन। क्लियर, तो इसे देखकर तुरंत आप रिकॉल कीजिए कि ये हैलोजन ग्रुप है, और हैलोजन ग्रुप के नोमेनक्लेचर के लिए हमारा क्या रूल था, हम लोगों को प्रीफिक्स लगाना था हेलो। हेलो यानी अगर क्लोरीन रहे, हैलोजन के लिए हेलो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो एंड आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, तो आप वो इस तरह से क्लोरीन यानी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यहाँ पर हमारा क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए हम लोग सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स क्या लगाएंगे, क्लोरीन है तो लगाएंगे क्लोरो। उसके बाद मेन नेम लिख देंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। इज दैट क्लियर। इस तरह से इसका हम लोग IUPAC नेम करेंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल खुद से बनाइए। CH3, CH2, Br। Br, it means it is a halogen group,
इसके लिए हम लोग ब्रोमीन है तो क्या लगाएंगे ब्रोमो। एंड यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते थे ईथ। और इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले प्रीफिक्स लगाएंगे ब्रोमो इथेन। और ये थर्ड आप लोगों का क्या हो जाएगा, चलिए 1 2 3, चूंकि यहाँ ब्रोमीन हमारा अटैच्ड है, ये सेकंड कार्बन से अटैच्ड है, तो ये इसका भी नाम हो जाएगा ब्रोमो। एंड 3 कार्बन है तो प्रोपेन। क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप पोजीशन भी बता सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन एटम से अटैच्ड है। क्लियर, तो नोमेनक्लेचर का जो रूल है, जो हम लोग नंबरिंग करते थे कार्बन एटम की 1 2 3 4, वो रूल सभी के लिए सेम है। ब्रांचेस, जो ब्रांचेस का नोमेनक्लेचर मैंने बताया था उसमें क्या बताया था, उसमें ये बताया था कि नंबरिंग इस प्रकार से करनी चाहिए कि ब्रांचेस शुड बी एट द लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। सेम रूल आपके फंक्शनल ग्रुप के लिए भी अप्लाई होता है कि आप अपने कार्बन एटम को इस तरह से आप उसे नंबरिंग कीजिए कि द फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट लोएस्ट कार्बन एटम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, यानी यहाँ तो नंबरिंग हमारा दोनों तरफ से बराबर है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। इज दैट क्लियर? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो ब्रोमीन है वो सेकंड कार्बन एटम पर अटैच है, और इस तरह से इसका यूपीएससी नेम हम लोग लिखते हैं। आई थिंक आप लोगों का हेलोजन ग्रुप क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की बारी। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप मैंने यहाँ लिखा एल्कोहल। एल्कोहल एनीवियर। एनीवियर का मतलब आप लोग समझ गए, हाइड्रोकार्बन का चेन कितना भी लंबा हो ये कहीं भी मौजूद हो सकता है, फर्स्ट कार्बन पर भी लास्ट कार्बन पर भी। अब यहाँ लास्ट हम लोग नहीं मानते हैं, जहाँ भी ये रहेगा मौजूद वो फर्स्ट ही कार्बन होगा। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट कार्बन पर भी मौजूद रह सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स किसी भी कार्बन, यानी मिडिल में भी, फर्स्ट एंड लास्ट एंड पॉइंट पे भी रह सकता है, और बीच में किसी भी कार्बन चेन पर ये मौजूद रह सकता है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R-OH। दिस इज हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप, ये आप लोगों ने रेडिकल्स में भी पढ़ा है। हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप R, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन। क्लियर? R-OH, R-OH। और इसका जब हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, और वो सफिक्स होता है OL। क्लियर? OL। चलिए अब इसका एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ते हैं। CH3OH, चलिए मैं इसे और इलेबोरेट भी कर देती हूँ। CH3OH। क्लियर? अब आपका जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आए जिसमें ये OH अटैच्ड हो विथ एनी कार्बन एटम, आपको तुरंत पहचानना होगा कि ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स ओल। सफिक्स ओल। क्लियर? तो ना यहाँ कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, METH, और इसमें तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही डिनोट किया जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ANE। ये हो गया मीथेन। बट जब हमें सफिक्स लगाना होता है तो हम लोग लास्ट वाले ई को इरेज कर देते हैं और उसके जगह लगा देते हैं OL, और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। मिथेनॉल, नॉट मिथेनल, मिथेनॉल। इज दैट क्लियर? वंस अगेन आई रिपीट, एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH से, जिसके लिए हम लोग सफिक्स ओल लगाते हैं इसके नोमेनक्लेचर में। चूंकि 1 कार्बन है तो मीथेन, और ई को इरेज करके हम लोग लगाएंगे ओल, और इस तरह से ये बन जाएगा मीथेनॉल। क्लियर? ना प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस तरह से आप सेकंड वाला कीजिए। चूंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप।
दो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन। चूंकि हाइड्रोक्साइड ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहा है OH यहाँ लास्ट में है, इसलिए ई को मैंने इरेज कर दिया और यहाँ लिख दिया OL ओल, और ये बन गया प्रोपेनॉल। इज दैट क्लियर? चलिए लास्ट वाला देखते हैं। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANEN। चूंकि एक हमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप दिख रहा है यानी अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये तो एक तरीका था ब्यूटेनॉल। दूसरा तरीका, हम लोग चाहें तो इसके पोजीशन को भी बता सकते हैं इस तरह से, ब्यूटेन डैश कितने कार्बन आइटम पर है, सेकंड पर है, क्योंकि जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो ये थर्ड कार्बन पे आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जब इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 हमारे सेकंड कार्बन पे आ रहा है। और ये हमने पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसलिए हमारी नंबरिंग इधर से होगी यानी राइट टू लेफ्ट हैंड साइड होगी, और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। और इससे ये पता चलेगा कि अच्छा जो अल्कोहल ग्रुप है वो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम पर है। तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों का हैलोजेंस एंड अल्कोहल ये दोनों क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन। कीटोन में मैंने यहाँ लिखा है इन मिडिल। इन मिडिल का मतलब होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट, यानी एंड पर जो भी कार्बन एटम मौजूद हैं उस पर ये फंक्शनल ग्रुप कभी भी अटैच्ड नहीं रहेगा। क्लियर? फर्स्ट एंड लास्ट यानी दोनों एंड पर जो भी कार्बन एटम है वहाँ पर ये मौजूद नहीं रहेगा। उसके अलावा बीच वाले किसी भी कार्बन एटम से ये अटैच्ड रह सकता है। क्लियर? और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। क्लियर? ना इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R डैश C डबल बॉन्ड O डैश R डैश, ये इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप है हमारा ये C, मिडिल वाले C से, चूँकि यहाँ जो ये कार्बन है वो इन द मिडिल है, यानी उसके एक तरफ कुछ ना कुछ हाइड्रोकार्बन यानी कोई ना कोई कार्बन है ही, उसके दूसरे तरफ भी कोई ना कोई कार्बन है ही, इसलिए यहाँ पर दोनों साइड डैश दिखाए गए हैं यानी कि बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखाया गया है ना। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन अटैच रहता है एंड दिस इज द कीटोन ग्रुप। इज दैट क्लियर? दिस इज कीटोन ग्रुप। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक तरफ मैंने R लिखा है, दूसरी तरफ R डैश क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि इस कीटोन ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद है, भले ही उनमें कार्बन एटम की संख्या कितनी भी हो। क्लियर? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड कार्बन एटम की संख्या सेम हो। मीन्स यदि इसके आगे CH3 है यानी एक कार्बन है तो ये जरूरी नहीं है कि इसके आगे यानी कि राइट हैंड साइड भी एक ही कार्बन हो, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? ये सेम भी हो सकता है यानी R एंड R डैश ये दोनों सेम भी हो सकता है एंड ये दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर? तो इसीलिए इसे R डैश ये कीटोन ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O एंड R डैश डैश R डैश से मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है, तो इसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आती है बारी IUPAC नेम की, तो इसके लिए भी हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ONE1। आपने बचपन से याद कर रखा है 1 1 1, ठीक है, सभी को नंबर 1 आना है 1।
ठीक है, इसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं, और सफिक्स जब भी लगाएंगे इसलिए आगे डैश देते हैं, तो उसके आगे कोई ना कोई चीज़ अटैच्ड है। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस साइन नहीं है, ये शो करता है कि ये किसी और वर्ड से अटैच्ड है। क्लियर? इसके लिए सफिक्स लगाते हैं वन। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसे समझते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब इस एग्जांपल का IUPAC नेम आपको लिखना है, यानी आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, आपको उसका IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। चलिए देखते हैं। देखिए, मिडिल के कार्बन एटम में, मिडिल का मतलब एकदम मिडिल मोस्ट नहीं, मिडिल इट मीन्स कि एंड पर, एंड पे जो भी है, यानी एंड पे कौन कौन से कार्बन है, ये कार्बन है एंड ये वाला कार्बन है। इसको छोड़कर बीच में जितना भी कार्बन है उससे हमारा कीटोन ग्रुप दिस वन अटैच्ड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पाया कि अच्छा, किसी बीच में किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहाँ अटैच्ड है, इट मीन्स इट इज कीटोन ग्रुप। और जब हमें कीटोन ग्रुप पता चल गया तो तुरंत हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि उसमें सफिक्स वन लगाते हैं। उसके बाद सेकंड हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन चेन का नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन है तो उसे हटा दें, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अरे ये वाला कार्बन जो है वो तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, वो तो मेन चेन का कार्बन नहीं है, तो हम लोग इसे क्यों काउंट करेंगे, इसमें 3 ही कार्बन है। यहीं पर स्टूडेंट्स आप लोग गलत कर देते हैं। फंक्शन ग्रुप में जो भी कार्बन एटम है और वो मेन चेन से अटैच्ड है तो उसे हम लोग मेन चेन में लिखेंगे, भले ही हमारा ब्रांच्ड चेन उससे लंबा क्यों ना हो। इज दैट क्लियर? लेकिन वो हमारे मेन चेन में ही आएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पे इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4। 4 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ब्यूट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है, देखिए सिंगल बॉन्ड है मैंने कहा, बट आपका ध्यान कहीं इस डबल बॉन्ड पर ना चला जाए। एक चीज मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आपका ध्यान इस डबल बॉन्ड पे ना चला जाए। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कहलाता है। यहाँ ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, तो इट डजंट मैटर। यहाँ हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो वो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसलिए ये ब्यूटेन हो जाएगा। चूंकि हमें सफिक्स लगाना है तो ब्यूटेन के ई को इरेज करेंगे और वहां पे ONE 1 लगा देंगे और इसे पढ़ेंगे ब्यूटेनन। क्लियर? इसे क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेनन, ब्यूटेन 1 नहीं पढ़ेंगे, इसे ब्यूटेनन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? अब यदि हमें इसमें पोजीशन बताना हो कि भाई कीटोन ग्रुप किस कार्बन एटम पे है, तो सेकंड कार्बन एटम पे है, तो ब्यूटेन 2 1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या ब्यूट 2 1 भी लिखा जा सकता है, बहुत सारा तरीका होता है। फिलहाल आप लोगों को 10th क्लास में CBSE बोर्ड में ये सिंपल वाला तरीका ही पढ़ना है ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। अब बताइए इसमें कितने कार्बन है, आप लोग नोमेनक्लेचर कीजिए, मैं तो फिर आंसर बता ही रही हूँ। चूंकि 3 कार्बन एटम है तो दैट्स व्हाई इट इज प्रोपेनन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपका कीटोन ग्रुप भी
क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का भी जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO ही होता है, जो कि कीटोन का होता है। बट इन दोनों में अंतर क्या है कि ये इन मिडिल कार्बन एटम पर मौजूद है और ये एट वन एंड, लास्ट या फर्स्ट आप जो भी कह लीजिए, आपके चेन के एंड वाले कार्बन के साथ ये अटैच रहेगा। क्लियर। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R-CHO, और यहाँ जो ये C रहेगा वो एंड वाला C रहेगा। क्लियर। या इसे हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन अटैच है। इसे देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, दोनों सेम चीज़ है, बट दोनों में अंतर क्या है कि इसमें कीटोन ग्रुप के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, हमारा कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन चेन ही मौजूद है। आप सारे स्ट्रक्चर पर ध्यान से देखिए क्योंकि ये मिडिल में मौजूद रहता है। बट इसमें एल्डिहाइड ग्रुप में एक साइड तो आपका, एक साइड, अब ये राइट हैंड साइड भी हो सकता है एंड लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। मैं सारी तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दे रही हूँ। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या डबल बॉन्ड O एंड R, इस तरह से भी हो सकता है। एक दो, सॉरी दिस नॉट दिस वन, 1 2 3, ये तीनों तरीके से हमारा सेम नोमेनक्लेचर होने वाला है यदि कार्बन एटम की संख्या सेम हो। क्लियर। तो हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R-CHO, जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन के साथ अटैच रहता है एंड हाइड्रोजन फिर अटैच रहता है और एट वन एंड रहता है ये। चलिए इसके लिए IUPAC नेमिंग के लिए जब हम लोग सफिक्स लगाते हैं तो वो सफिक्स होता है अल, AL। क्लियर ना। सफिक्स जहाँ भी बात करते हैं हम लोग वहाँ पे डैश दे करके अल लिखते हैं। बेटा क्वेश्चंस तोड़ तोड़ के आते हैं, हर एक आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देगा, इससे एट वन एंड पे रहता है या मिडिल में रहता है वो देगा, इसका जनरल फार्मूला क्या है वो दे सकता है, उसके लिए क्या सफिक्स लगाते हैं ये पूछा जा सकता है। एंड IUPAC नेम तो आपका है ही, पूरा भरा पड़ा है इस चैप्टर में। तो इसके IUPAC नेम को लिखने के लिए हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, AL। क्लियर ना। अब चलिए हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके नोमेनक्लेचर में CH3CH2CHO ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। जहाँ भी एंड पर हमारा CHO लिखा हुआ आ जाए समझ जाएंगे कि ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसके IUPAC के नेम को लिखने के लिए हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है सफिक्स AL। तो कितने कार्बन हुए इसमें, 1 2 एंड 3। मैंने जस्ट अभी बताया था यदि किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो वो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच रहेगा और उस कार्बन को भी हम लोग अपने मेन चेन में काउंट करेंगे। क्लियर ना। 1 2 3 तो प्रोपेन, चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है और लगा देंगे AL, ई को हटा देंगे अल, और इस तरह से हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है ना। प्रोपेनल या प्रोपेन 1 अल सेम है क्योंकि एंड पे रहेगा। जब भी रहेगा तो हमारा फर्स्ट कार्बन एटम कौन होगा, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वही हमारा फर्स्ट कार्बन एटम होगा एल्डिहाइड के केस में। इसमें देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, चूंकि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, चूंकि ये फंक्शन ग्रुप हम लोगों को दिख रहा है दिस वन, ये हमारा फंक्शन ग्रुप दिख रहा है कि ओ ये CHO है, तो इसके लिए ई को इरेज करके हम लोग लगा देंगे अल, और इस तरह से ये बन जाएगा अल। ये था कीटोन एंड एल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कार्बोऑक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला CnH2nO2, जहाँ कीटोन एंड एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला था CnH2nO, यहाँ सिर्फ एक एक्स्ट्रा O मौजूद है O2, और ये भी मौजूद रहता है एट वन एंड, किसी भी एंड पर ही ये मौजूद रहता है जस्ट लाइक एल्डिहाइड ग्रुप। ना इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस प्रकार से,
आर सी के साथ, यानी लास्ट वाले या फर्स्ट वाले, नॉट लास्ट वाले, क्योंकि जब भी फंक्शन ग्रुप रहता है तो वो हमेशा फर्स्ट कार्बन एटम मौजूद हो जाता है ना। तो ये जो फर्स्ट कार्बन एटम रहेगा उसके साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच रहेगा एंड सिंगल बॉन्ड से हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप अटैच रहेगा। एक ही कार्बन के साथ दोनों अटैच रहेंगे, ये आप याद रखिएगा। यदि वो अलग अलग हो गए तो फिर उस हाइड्रोकार्बन में दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, एक एल्डिहाइड एंड दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप। क्लियर? तो एक ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन रहेगा एंड सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप रहेगा। तो ये देखिए डबल बॉन्ड के साथ तो ये कीटोन में भी है, एल्डिहाइड में भी है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसे देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबका जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है उसके आधार पर आप काम कीजिएगा। या इसे R-COOH के फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। जब इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बारी आती है तो इसमें हम लोग सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। क्लियर? इसमें हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। चलिए और आप एग्जांपल्स, क्योंकि बिना एग्जांपल्स के तो कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तो एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है CH3COOH। तो जहाँ भी एट वन एंड COOH आ गया आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ओ इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो उसके लिए जितना भी कुछ हमने पढ़ा है वो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 एंड 2, इसे भी इंक्लूड करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो 2 कार्बन के लिए ईथ, चूंकि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है दैट्स वाई एन, और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मौजूद है तो ओइक एसिड and the IUPAC name of this compound is ethanoic acid. What is it? Ethanoic acid. चलिए सेकंड हम लोग देख लेते हैं। जब आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहे आप तुरंत पता लगाइए कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एंड वाले कार्बन एटम के साथ, एंड पर जो कार्बन एटम है उसके साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, साथ में उसी कार्बन से हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है। इट मीन्स इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कितने कार्बन हुए? 1 2 3। तो 3 के लिए प्रोपेन, चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड था इसलिए मैंने एन लगाया, और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट्स वाई प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? नाउ हमारे आज के वीडियो का जो लास्ट फंक्शन ग्रुप है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसे भी फंक्शनल ग्रुप ही माना जाता है, क्योंकि किसी कार्बन में यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करता है तो पहला जो रिएक्शन का साइट होता है वो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। यदि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा अनस्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। यानी आपसे चलिए यहाँ एक और प्रश्न आ जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड कौन है? तो वो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? उससे कम स्टेबल है डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड उससे भी कम स्टेबल है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? नाउ तो आपका यानी कि ये एक फंक्शनल ग्रुप के जैसा बिहेवियर करने लगता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इट कंट्रोल द केमिकल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद रहेगा तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा। क्लियर? तो इसीलिए डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी एक तरह से आपके फंक्शन ग्रुप की तरह वो बिहेवियर करता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जितने भी आपके सिलेबस में थे फंक्शनल ग्रुप को पढ़ाया। साथ में एक फंक्शन ग्रुप आपका अभी भी बचा हुआ है जो आपके सिलेबस में है, वो है ईस्टर। तो ईस्टर के लिए मैं एक
अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ईस्टर में मुझे बहुत कुछ बताना है। क्लियर? इसलिए जब मैं ईस्टर के लिए वीडियो बनाऊंगी तो फिर उसमें आपका नोमेनक्लेचर भी मैं बता दूंगी कि किस तरह से उसे नेमिंग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। साथ में फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी और फिर उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो ये सारे जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ बेटा, मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस होते चले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।